हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मैं राहुल वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक परमाणुओं या आयनों को बंधित करके अणु अथवा यौगिक का निर्माण करने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। और परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध सदैव न्यूनतम ऊर्जा एवं अधिकतम स्थायित्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए होता है। इसका मतलब जो प्रकृति के अंदर जितने भी यौगिक या अणु हैं, उनके जो परमाणु होते हैं उनके बीच में रासायनिक बंध परमाणु की अधिकतम स्थायित्व और न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इस रासायनिक बंध का निर्माण होता है। और रासायनिक आबंध को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए। जो प्रेक्षणों के आधार पर जो सिद्धांत दिए गए वो है रासायनिक आबंध का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, और दूसरा है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, और क्वांटम आधारित सिद्धांत है संयोजकता आबंध सिद्धांत और अणु कक्षक सिद्धांत। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। परीक्षणों पर आधारित इस सिद्धांत को कोसेल तथा लुईस नाम के वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया था। और लुईस ने बताया कि परमाणु को एक धनावेशित अष्टि, यानी जो अष्टि का मतलब है यहाँ पे परमाणु का नाभिक, और जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे अष्टि का को बताया गया है, तथा बाह्य कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 की संख्या में हो सकते हैं के रूप में बताया। उन्होंने बताया कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोणों पर स्थित होते हैं जो केंद्रीय अष्टि के चारों ओर से घिरे रहते हैं। जैसे कि अगर हम इनके ये जो रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसके आधार पर लिथियम, बेरिलियम, नियोन आदि इन तत्वों के परमाणुओं की संरचना देखें तो ये जो आंतरिक कोश और जो नाभिक होता है उसे अष्टि, और जो बाह्यतम कोश होता है उसके इलेक्ट्रॉन को जो घन के कोणों पर बताया है। जैसे लिथियम है, लिथियम का ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है ये है, और जो अंदर आंतरिक कोश है और नाभिक है उसे अष्टि के रूप में यहाँ बताया गया है। उसी प्रकार बेरिलियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो नियोन है, नियोन के अंदर यह आंतरिक कोश यानी जो 1s2 कोश होता है उसके इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है वो अष्टि के रूप में, और जो बचे हुए जो 8 इलेक्ट्रॉन है वे घन के 8 कोनों के ऊपर स्थित है। उत्कर्ष गैसों में घन के 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन का यह अष्टक एक स्थायी विन्यास को प्रदर्शित करता है। उत्कर्ष गैसों के परमाणु अक्रिय व स्थायी होते हैं। कोसेल व लुईस ने माना कि उत्कर्ष गैसों का यह स्थायित्व उनकी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, प्रकृति में अणुओं के बनने में परमाणुओं के सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक आबंधन में भाग लेते हैं। जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये आबंध बनाने के लिए भाग नहीं लेते हैं, और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है यही सिर्फ रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं, और इन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रासायनिक आबंधन में परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लुईस ने सरल संकेतों को प्रस्तुत किया जिन्हें हम लुईस प्रतीक कहते हैं। दूसरे आवर्त के तत्वों के लुईस प्रतीक निम्न प्रकार है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इन सभी पर ये बिंदुओं के रूप में इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। लिथियम के अंदर जो बाह्यतम कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक बिंदु से। बेरिलियम के लिए बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 बिंदु से। इसी प्रकार नियोन है, नियोन के अंदर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 बिंदुओं से इन इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया गया है। इन संरचनाओं में प्रतीक के चारों ओर बिंदुओं की संख्या परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाती है। तत्वों की सामान्य संयोजकता या तो लुईस प्रतीक पर बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। जब बिंदुओं की संख्या 1, 2, 3, 4 हो तो किसी तत्व की संयोजकता 8 बिंदुओं की संख्या की तुल्य होती है। जैसे हम बेरिलियम के देखें तो बेरिलियम के अंदर यह बिंदुओं की संख्या 2 है, संयोजकता 2 होगी। नाइट्रोजन के लिए देखें तो 8 - 5, 5 जो बिंदुओं की संख्या उनको बाकी निकालने में 3 प्राप्त होती है, अधिकतम 4 तक। और लिथियम है उसकी संयोजकता 1 प्राप्त होती है। अब है अष्टक नियम। कोसेल और लुईस ने रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु का संयोजक इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहभाजन के द्वारा होता है, अतः जो बंध का निर्माण होगा वह एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से या फिर संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है उनके साझे के द्वारा आबंध का निर्माण होता है।
अब है सहसंयोजी आबंध। जो लैंगम्यूर नाम का वैज्ञानिक था, उसने लुईस अभिक्रियाओं को संशोधित किया और उन्होंने स्थिर गणीय अष्टक की अवधारणा का परित्याग किया और सहसंयोजक आबंध का प्रयोग किया। लुईस लैंगम्यूर ने के सिद्धांत को क्लोरीन अणु के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोश में 7, तो ये 2 परमाणु मिलकर जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और एकल बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से Cl2 का अणु का निर्माण होता है और इनके मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, अतः एकल बंध पाया जाता है। जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3s2 3p5 होता है और जो आर्गन का जो विन्यास होता है, मतलब कि जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है, उसको प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन में कमी होती है। इसके लिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और एकल बंध का निर्माण करते हैं। यदि 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो तो इस प्रकार जो बनने वाला जो सहसंयोजी बंध होता है वह एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जो H2 होता है और Cl2 होता है, उनके मध्य एकल बंध पाए जाते हैं। और जब 2 परमाणुओं के मध्य यदि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है तो उनके बीच में सहसंयोजी बंध द्विआबंध कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, अतः यहाँ पे द्विबंध। और CO2 है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य यह डबल बॉन्ड है। और जो एथीन है, एथीन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य जो द्विबंध पाया जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, अतः यहाँ पे जो द्विबंध है। और जब 2 परमाणु के मध्य यदि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है तो उनके बीच सहसंयोजी आबंध त्रिआबंध कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के परमाणु के मध्य ये 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कर रहे हैं, अतः यहाँ पे त्रिबंध है। और एथाइन है, एथाइन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है। अब हम पढ़ेंगे अष्टक नियम की कमियों या उनकी सीमाओं के बारे में। पहली कमी है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कुछ यौगिकों के केंद्रीय परमाणु में चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है। ऐसे यौगिकों हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। जैसे उदाहरण के लिए LiCl, इसमें Li के पास 2 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में। और जो BeS2 है, उसमें बेरिलियम के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसी प्रकार BeF2, BeCl2, ZnCl2, इन सभी में संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जो BF3 है, BCl3 है और AlCl3 है, इनके जो केंद्रीय परमाणु है, बोरोन है और Al है, इन सभी में संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन सभी के अंदर जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 से कम है, अतः इन सभी को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, ये अष्टक नियम की पालना नहीं करते हैं। दूसरी है अष्टक प्रसार वाले यौगिक। आवर्त सारणी में तीसरे तथा उसके आगे वाले आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए S, P और D कक्षक उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे प्रसारित अष्टक या अष्टक का प्रसार कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि इनमें भी अष्टक नियम लागू नहीं होता है। जैसे PCl5 है, PCl5 में P के पास संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। इसी प्रकार SF6 में 12, ICl5 में 12 इलेक्ट्रॉन, IF7 में 14 और SF4 में 10 इलेक्ट्रॉन। इन सभी के अंदर जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर संयोजी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है, अतः ये अष्टक का प्रसार करते हैं और ये भी अष्टक नियम की पालना नहीं करते हैं। उपरोक्त यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक अनुपस्थित होने के कारण इनमें अष्टक का प्रसार होता है। और जो द्वितीय वर्ग के तत्व है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, अपने यौगिकों में अष्टक का प्रसार नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर डी कक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा है संक्रमण धातु आयन। संक्रमण तत्वों के धन आयनों में 8 से अधिक और 18 से कम इलेक्ट्रॉन वाले व 18 इलेक्ट्रॉन वाले आयन उपस्थित होते हैं। अतः संक्रमण धातुओं के धन आयन सामान्यतः अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे Ti3+ है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। Cr2+ है, इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इन सभी के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अष्टक नियम की पालना नहीं करते हैं। चौथा है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। जिन यौगिकों या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं
अष्टक नियम के अपवाद है। जैसे NO में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 यानी 11 इलेक्ट्रॉन, और NO2 इसमें उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 12 यानी टोटल 17। इसी प्रकार ये सभी जो विषम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इनमें से कोई भी जो अष्टक नियम है इसका पालन नहीं करता है। सभी के अंदर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम यानी 11, 17, 19, 13 आदि है। अष्टक नियम की अगली कमी यह है कि अष्टक नियम उत्कर्ष गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित था, लेकिन कुछ उत्कर्ष गैसें हैं जैसे जिनोन और क्रिप्टॉन, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ सहयोग करके XeF2 और KrF2 और XeOF2 आदि यौगिक बनाती है। अतः यह अष्टक नियम के विपरीत है। और अष्टक सिद्धांत है यह अणु की आकृति को भी स्पष्ट नहीं करता है, और जो अष्टक सिद्धांत है यह अणुओं के मध्य बंध कोण को भी नहीं बताता है, और यह सिद्धांत अणु की ऊर्जा अर्थात इसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में भी नहीं बताता है। अब हम पढ़ेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध के बारे में। एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। यह सामान्यतः धातु में के परमाणु के मध्य निर्मित होता है। धातु परमाणु अपने संयोजी कोष में उपस्थित एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जिसे अधातु परमाणु ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन खोने पर धातु परमाणु पर धनायन आता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अधातु परमाणु पर ऋणायन आता है, और ये दोनों धनायन और ऋणायन होते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण के कारण इनके अंदर बंध पाया जाता है, जिसे हम आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और जिन यौगिकों के अंदर जो ये आयनिक बंध पाया जाता है वे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम NaCl का उदाहरण लेते हैं, जिसमें सोडियम है। सोडियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है, या उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ता है। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्लोरीन है, जो कि आर्गन यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ग्रहण कर लेता है, जिससे कि Na+ आयन और Cl- आयन बनता है, और इस प्रकार NaCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार CaF2 का निर्माण देखते हैं तो कैल्शियम के जो बाह्यतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2 होती है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और आर्गन यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को फ्लोरीन के जो 2 परमाणु हैं ये ग्रहण कर लेते हैं और CaF2 का निर्माण होता है। यहाँ पे Ca2+ आयन बनता है और फ्लोरीन के दोनों परमाणु हैं जो माइनस आयन ग्रहण करते हैं। अगला है वैद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो आयनिक बंध के निर्माण में एक परमाणु या तो त्यागता है या ग्रहण करता है वह उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बनाता है तो उसकी वैद्युत संयोजकता -1 है। और सोडियम के लिए जैसे देखें तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है और Na+ आयन बनाता है, इसके लिए उसकी वैद्युत संयोजकता +1 है। अब हम पढ़ेंगे आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें पहला कारक है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है दोस्तों? जो कोई उदासीन परमाणु होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जितनी उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। एस ब्लॉक में उपस्थित सार धातुएं, जो पहला वर्ग है वह सार धातुओं का होता है, और जो दूसरा वर्ग है एस ब्लॉक में वह सार मृदा धातुओं का होता है। ये दोनों आसानी से धनायन का निर्माण कर लेती है क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। दूसरा कारक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्चतर होने पर ऋणायन का निर्माण आसानी से हो जाता है। वर्ग 17 में उपस्थित हेलोजन ऋणायन बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च होती है। अतः जो 17वें वर्ग के जो तत्व है हेलोजन, ये आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन बनाते हैं। अतः इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान उच्च होता है। तीसरा कारक है जालक ऊर्जा या एंथैल्पी।
आयनिक यौगिक क्रिस्टल या ठोस होते हैं, यह व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। चूंकि आयन्स आवेशित स्पीशीज होते हैं, इसलिए आयन्स के आकर्षण से मुक्त हुई ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये A+ और B+ आयन है, जो A+ है जो धनात्मक आयन है गैसीय अवस्था में, और जो B- है ये गैसीय अवस्था में ऋण आयन है। जब ये पास आते हैं, इन दोनों की विपरीत प्रकृति के कारण ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदलते हैं, और इनके मध्य जो आयनिक बंध का निर्माण होता है, और आयनिक बंध के निर्माण के स्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार जालक ऊर्जा का परिमाण उच्च होने पर आयनिक बंध या आयनिक यौगिक का स्थायित्व भी अधिक होगा, और आयनिक बंध है वो मजबूत बनेगा। अगला टॉपिक है आयनिक यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण। पहला भौतिक अवस्था। आयनिक जो यौगिक होते हैं सामान्यतः क्रिस्टल या ठोस अवस्था में होते हैं। इनमें विपरीत आवेशित आयन अंतरिक्ष में बिल्कुल पास पास होते हैं। इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। आयनिक यौगिक अन्य गैसीय अणुओं की तरह एकाकी अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते हैं, जैसे H2, N2, O2 इनमें समान परमाणु वाले नहीं होते। जैसे जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें विपरीत नाभिक वाले आयन होते हैं, जैसे NaCl है, दोनों अलग अलग परमाणु है। इनके मध्य बनने वाला जो बंध है वह आयनिक बंध है। लेकिन जो H2, N2, O2 है इनके मध्य आयनिक बंध नहीं पाया जाता है। इस चित्र में मैंने जो सोडियम क्लोराइड है उसका क्रिस्टल जालक बनाया है। इस क्रिस्टल जालक के अंदर जो ये काले बिंदु है इन्हें Na+ आयन, और जो ये जो सफ़ेद भाग दिख रहा है वह Cl- आयन का है। और इनकी जो ये जालक व्यवस्था है इसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरा जो इनका अभिलक्षण है वह गलनांक क्वथनांक। आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रबल अंतरा आयनिक बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होते हैं। बंध में आयनिक गुणों की वृद्धि के साथ गलनांक व क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। जैसे हम ये जो सोडियम के हेलाइड और द्वितीय समूह के ऑक्साइड है इनके गलनांक और क्वथनांक का क्रम देखते हैं, तो सोडियम जो फ्लोराइड है उसका जो गलनांक और क्वथनांक है ये सोडियम क्लोराइड से अधिक है, और सोडियम के ब्रोमाइड का जो गलनांक या क्वथनांक है सोडियम क्लोराइड से कम होता है। इसी प्रकार ये क्रम घटता चला जाता है। और इसी प्रकार MgO और कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड में सर्वाधिक MgO का, फिर कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर बेरियम ऑक्साइड का। आयनिक यौगिकों को तीसरे अभिलक्षण में विद्युत चालकता को पढ़ेंगे। जो आयन्स की गति का कारण आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता पाई जाती है। अर्थात कोई आयनिक यौगिक है, अगर उसमें आयन की गति होगी तभी विद्युत चालकता पाई जाएगी। जो आयनिक यौगिक है ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अतः ये अल्प चालक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयन्स की जो गति है ये लगभग शून्य के बराबर होती है। और ये यौगिक या तो द्रवित अवस्था या जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, और तब यह चालकता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इनमें इनकी जो निश्चित व्यवस्था या जालक व्यवस्था होती है ये समाप्त हो जाती है, तथा आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। और आयनों की इस स्वतंत्र गति के कारण ये विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं। चौथा है विलयता। आयनिक यौगिक सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों जैसे जल है इनके अंदर घुल जाते हैं। वास्तव में इस प्रकार के विलायकों में ध्रुवीय अणु और क्रिस्टलीय ठोस आयन्स के साथ अंतःक्रिया कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा है यदि विलायक जल हो तो ये मुक्त होने वाली ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है। और आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन है, CCl4 है, इनके अंदर नहीं घुलते हैं, क्योंकि ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जो ध्रुवीय विलायक है ये आसानी से जो आयनिक यौगिक है ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इनके अंदर आसानी से घुल जाते हैं। पांचवी है आयनिक अभिक्रियाएं। जो आयनिक यौगिक आयन्स के द्वारा आपस में अभिक्रिया करते हैं जिनका निर्माण विलयन में होता है। इसलिए आयनिक अभिक्रियाएं वे है जो कि तीव्र गति से तथा विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता के बिना ही संपन्न हो जाती है। यह आयनिक अभिक्रिया होती है। जैसे NaCl है और AgNO3 की अभिक्रिया देखते हैं, तो Na+ है ये NaNO3 से जुड़ता है, और जो Ag+ है ये Cl- से, जो ये AgCl है ये तीव्र गति से जो ये अभिक्रिया संपन्न होकर अवक्षेप के श्वेत अवक्षेप के रूप में हमें पात्र में ये AgCl का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। छठी है
जो आयनिक यौगिक है उनकी कठोर या भंगुर प्रकृति। आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आयन एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं जिन्हें प्रत्येक आयन विपरीत आयनों से घिरा रहता है, और ऐसी व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। जब बाह्य बल लगाया जाता है तो समान आवेश वाले एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तथा प्रतिकर्षण बढ़ता है। इसमें क्रिस्टल की में विकृति उत्पन्न होती है। इसी कारण आयनिक यौगिकों में भंगुर प्रकृति पाई जाती है। जो ये इनकी क्रिस्टल व्यवस्था होती है, इनके अंदर धनायनों के पास ऋणायन रहते हैं, और जब हम इन क्रिस्टलों पर बल लगाते हैं तो ये धनायन के पास धनायन आ जाते हैं, ऋणायन के पास ऋणायन, और समान प्रकृति के कारण इनके अंदर प्रतिकर्षण होता है, और जिसके कारण इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है, और ये जो आयनिक यौगिक है ये अपनी भंगुर प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। सातवां इनका गुण है आयनिक बंध अदिशात्मक होते हैं, अतः इनमें त्रिविम समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसा कि ज्यामितीय समावयवता या फिर प्रकाशीय समावयवता। आठवां इनका अभिलक्षण है समरूपता। आयनिक यौगिक समरूपता प्रदर्शित करते हैं। इनके जो धनायन है और ऋणायन है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, जैसे MgO और NaF है, ये समरूपता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है समान होते हैं। जो Mg है जो Mg2+ बनाता है, और जो ऑक्सीजन है ये O2-, और Na जो Na+ और F यानी सारे के सारे उत्कृष्ट गैस विन्यास जो प्राप्त करते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये समान पाया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम अपने अगले वीडियो के अंदर जो रासायनिक आबंध के जो बचे हुए सिद्धांत है VACBR, VBT और MOT उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।